Sure. Atom chapter में से we did quantum numbers. Do you remember quantum numbers? 4 quantum numbers we did. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. N, L, M, S. इसको ML और MS भी लिख देते, पर आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्लियरली ऐसे लिख सकते हो. This tells about shell. This tells about subshell. This tells about orbital. This tells about spin of electron. Shells हैं हमारे पास 1 2 7 7 shells तक 118 elements filled हैं. सब shells हैं S P D F जिसमें L की वैल्यू असाइंड है एंड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास S में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7 ऑर्बिटल्स. एंड स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है +½ और दूसरे की -½ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट. n की वैल्यू 1 to 7, L is 0 to n-1, M is -L2 plus L, and spin is either plus or -½ राइट. ये हमने 4 क्वांटम नंबर्स और उनके फॉर्मूलाज लास्ट टाइम किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. आपने कुछ ट्राई किया क्वेश्चंस? Raise your hands if you've practiced questions at your home, back exercise of NCERT or any other type of questions. Have you done any of you? No? Okay. ठीक है, फिर इसी के साथ शुरू करो. Suppose you have 3D. Can you tell me what is value of N and L for this? Who is Rajveer Singh? Non-medical में Rajveer. हाँ जी बेटा, please come forward, unmute your mic and answer what is value of N and L for 3D. बोलो. N is equal to what? N is equal to 3. 3 and L is equal to N is equal to -3 -2 -1 0 +1 +3. वो तो M हो गया, ऑर्बिटल हो गए. L is 1 यहाँ पर आपको पॉसिबल वैल्यूज नहीं पूछी है, स्पेसिफिक पूछी है. ये जेनेट फॉर्मूला होता है, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, लेकिन मैंने तो स्पेसिफिकली 3D के लिए पूछा है. तो L is equal to 0 for S, 1 for P and 2 for D. तो N अगर इसमें 3 है, L इसमें कितना होगा? अगर आपसे पॉसिबल वैल्यूज पूछी जाए तभी आपको सारी वैल्यूज बतानी होती, आपको स्पेसिफिक वैल्यू बतानी होती. ठीक है. Okay. If I have, let's say 4, आप मुझे बताएंगे N, L, M, तीनों चीजें बताएंगे. मुझे बताएगा Who's Lovepreet? Lovepreet. हाँ जी बेटा. What is N for 4F? N is equal to 4. 4 शेल है, ये नंबर
नंबर होता है. What is value of L in 4f? F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है L की वैल्यूज फिक्स्ड होती है S P D F के लिए. तो आपको याद है क्या क्या वैल्यूज होती है? S के लिए क्या होता है, P के लिए क्या होता है? बोलो, गलत बोलो, क्या लगता है आपको क्या होता है? L की वैल्यूज बेटा आपको लर्न करनी होगी. L is fixed. It's 0 for S. It's 1 for P. It's 2 for, and it is for L. अब मैं आपको values दी हैं. Now can you tell me? चलेगी लवप्रीत? Now can you tell me what is L for S? अब देख के आप बता सकते हो what is value of L for 4F? 3. राइट. अभी रुकना. अब अगर L की वैल्यू 3 है, M की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? क्या फॉर्मूला है M की वैल्यू फाइंड करने के लिए? फॉर्मूला याद है? तो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे. अगर आपके पास जो भी है n की वैल्यू जो कि 1 to 7 के बीच में ही हो सकती है, L is equal to 0 to n minus 1. ये सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं n के लिए. और इन वैल्यूज का एक सिग्निफिकेंस है. इन वैल्यू से हमें ये पता चलता है कौन सी सबशेल है. अगर यहाँ सॉल्व करके L की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब उसमें S सबशेल है. L की वैल्यू 1 आती है तो P सबशेल है. L की वैल्यू 2 आती है तो D है. L की वैल्यू 3 है तो F है. ठीक है. और M के लिए इट इज माइनस L2 प्लस L. तो अगर हमारे पास L3 है तो M की वैल्यू क्या होगी? -3 प्लस 3 होगी. माइनस -2 -1 0 1 2 3. टोटल 7 वैल्यूज होंगी. क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आपके पास जितनी वैल्यूज होती है वो एक्चुअली उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं. और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाया था और बताया था फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. S में हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे और F में 7 ऑर्बिटल्स होंगे. ये तो आपको वैसे ही याद रखना है. इतनी ही वैल्यूज आपको ऑर्बिटल कौन बताता है? अभी जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको ड्रॉ किया था ये सारा टेबल, ये आपको पूरा याद होना चाहिए. एक नजर में आपको ये रिकॉल करना है जब आप क्वेश्चन करोगे. प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, N, L, M एंड S. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है. टोटल जो 7 पीरियड्स हैं वो 7 शेल्स रिप्रेजेंट करती हैं. एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है. पीरियोडिक टेबल में जो 4 ब्लॉक्स हैं वो बने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, वो सब शेल्स के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है. तो सब शेल्स में ये SPDF में L की वैल्यू फिक्स्ड है. ये आपको लर्न करनी है क्योंकि फॉर्मूला में तो आपको वैल्यू मिलेगी ना, उससे पता क्या चलेगा वो आपको याद रखना है कि अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करके अगर मेरे पास आंसर 0 आएगा तो मतलब वो S सबशेल उसमें है. अगर मेरे पास 1 आएगा तो उसका मतलब उसमें P सबशेल है. अगर मेरा आंसर 2 आएगा तो T सबशेल है. अगर मेरा आंसर 3 आएगा तो F सबशेल है. ध्यान से देखो, अभी आप लोगों से ही सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन घर जाकर. ठीक है. एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ. एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी, उसके बाद आई गेट बैक टू यू. ध्यान से सुनना अभी. ठीक है. सो ये आपके पास और सबशेल्स होगी. फिर ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि आपके पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो S में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं, इसीलिए S के आपके पास ये 2 रोज हैं. 5 6 7.
ये दो लाइंस जो हैं ये एस ब्लॉक की हैं, क्योंकि एस में एक ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होता रहता है, एक इसमें। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आएगा। ये सारे किसका पार्ट है? एस ब्लॉक के। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल का सीक्वेंस कर रहे हो वही सेम सीक्वेंस आपको पीरियोडिक टेबल में मिलना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर periodic table here है। I hope you've started it. I don't know whether you've started or not, but इसके बाद करना यही है। अगर आप इसको ढंग से करोगे वहां पर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे सारे पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चंस, किसकी लोकेशन कौन से शेल में है, कौन सी ब्लॉक में है, उसके वैलेंसी कितनी है, उसकी नेचर कैसा है, वो बेसिक है, ऐसे सब पता चलेगा अगर उसकी लोकेशन पता होगी। वो पता चलेगा अगर क्वांटम नंबर्स अच्छे से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो पूरा एस ब्लॉक है, इसमें ये 1s, ये 2s, 2s1, 2s2, ये 3s1, 3s2, 4s1, 4s2, 5s1, 5s2, 6s1, 6s2, 7s1, 7s2, ये एस ब्लॉक इसकी सबशेल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो ऑफ बाउ वाला बताया था, आई होप यू रिमेम्बर इट, कि आपके पास ऐसे 7 शेल्स हैं। अगर फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है, सेकंड में 2 सब शेल्स हैं, थर्ड में 3 सब शेल्स हैं, फोर्थ में 4 सब शेल्स हैं, फिफ्थ में 5 सब शेल्स हो सकती हैं, जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने एलिमेंट्स कि आप उसको फिल कर सको। तो 5G पॉसिबल है। क्वेश्चन आता है इस पे कि कौन सा ऐसा शेल है जिसमें G सब शेल पॉसिबल है, तो वो फिफ्थ होगा जिसमें फर्स्ट टाइम G आएगा। S P D F G G H। अब इसमें G और H भी पॉसिबल है, अगेन इतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं कि उसको फिल किया जा सके। देन 7s, p, d, f, इसमें g, h, i ये सब हो सकता है, बट फॉरगेट इट बिकॉज ये सब अभी डिस्कवर नहीं हुए, बट यू कैन गेट क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी इस तरीके से, ताकि हमें एनर्जी वाइज ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस मिल जाए जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इसमें मैंने आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के लिए कहा था कि आप ये 1s, come back to this 2s, come back to this 2p, then 3s, come back to this 3p, then 4s, then 3d। ये सीक्वेंस आपने याद कर लेनी है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के लिए, ये आपको दोनों साल यूज होगी। एस में क्योंकि एक ऑर्बिटल था, पी में 3, डी में 5, अभी के लिए अगर आप इतना ही करोगे, एफ में 7, तब बहुत हो जाएगा। एस में एक ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हो। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 पुट कर सकते हो। डी में 5 ऑर्बिटल्स है। अब इसमें एक और रूल, जैसे आपने अगर देखा होगा, मैंने पहले सिंगली फिल किया सारे ऑर्बिटल्स को और फिर उसके बाद पेयरिंग की। इस रूल को बोलते हैं हंट्स रूल। पहले सिंगली फिल करो फिर पेयरिंग करो। एक ऑर्बिटल में सब में मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पुट किए हैं, ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं एनर्जी वाइज किए हैं, ये है ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ये तीनों रूल्स आपको जो +2 में भी चैप्टर्स हैं, जहां पर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग की जरूरत होगी, आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे। हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड सारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब आप रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, 3D तक आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे और फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको इससे मिल जाती है, जिसमें 21 to 30 में 2 एक्सेप्शंस आएंगी, क्रोमियम और कॉपर की, बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी व्हिच दे गेन ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड
कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हाइड्रोजन है 1s1, हीलियम है 1s2। हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो जब एक कोई भी इनर्ट गैस की फिलिंग हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में ये रिप्रेजेंट करके, ये नोबल गैस है। उसके बाद आपको लार्ज शेल जो भी उसमें फिल हो रही है वो शो करनी है। तो लिथियम कैन बी रिटन एज हीलियम एंड देन 2s1. Helium represents 1s2. Then comes beryllium. This can be written as helium and 2s2. अब s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो बोरोन के टाइम पे हीलियम ये बनेगा 2s2 एंड 2p स्टार्ट्स। अब 2p में जब भी आप ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे हमेशा 3 का सेट बनेगा और पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा बस। जब 2p2 आएगा इसके बाद कार्बन आया तो ये आएगा 2s2 2p2। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन इधर फिल होगा, इधर नहीं, यहां नहीं फिल करना है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल को पहले भर देना, जब ये 3 का सेट है पहले इसको सिंगली फिल करना है, उसके बाद इसकी पेयरिंग करनी है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा ऐसे। उसके बाद आएगा आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, जिसमें आप इसको हीलियम से रिप्लेस भी कर सकते हो। अब 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पुट होंगे। फिर आएगा ऑक्सीजन which is 1s2 2s2 2p4। इसमें 3 तो ये फिल हो चुकी है सिंगली, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर होगा। Then comes fluorine 1s2 2s2 2p5, जिसमें 1 2 3 4 फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा। और फिर आएगा 10th एलिमेंट नियॉन। नियॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 है, ये भी एक इनर्ट गैस है, इसमें 2p6 पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3s शुरू हो जाता है। तो सोडियम के लिए हम यहाँ नियॉन लिख सकते हैं और फिर 3s शुरू कर सकते हैं, ये 3s1 हो गया। मैग्नीशियम इज नियॉन 3s2। एल्यूमिनियम इज नियॉन 3s में तो 2 ही हो सकते हैं, देन 3p स्टार्ट्स। ठीक है, फिर 14 वाले में ये 3p2 हो जाएगा, 15 में ये 3p3 हो जाएगा, 16 में ये 3p4 हो जाएगा, 17 में ये 3p5 हो जाएगा। 18 आर्गन, अब ये पूरा 3p6 हो जाएगा। तो आर्गन भी एक इनर्ट गैस है, उसमें ये नियॉन 3s2 3p6 हो गया। अब ये पूरा खुद रिप्लेस हो सकता है नेक्स्ट एलिमेंट में। पोटेशियम में आप आर्गन लिख दीजिए, ये पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देगा और 3p के बाद शुरू होता है 4s1। और कैल्शियम में 4s2। ठीक है, तो ये एक करके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता रहेगा। ये 20 तक तो ऐसे आराम से चलते रहेंगे। जो मेन चीज आपको याद रखनी है दैट इज फ्रॉम 21 to 30। तो पहले तो ये एलिमेंट्स याद रखने हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। साइंस टीचर बेचारी करे मेहनत, फिर कोई नहीं क्यों जाने, या वॉट एवर निमोनिक्स यू वांट टू लर्न, आप आपके टीचर ने अगर कोई फॉलो कराया आप वो कर सकते हो, बट थिंग इज यू शुड लर्न दीज इन सीक्वेंस। दिस इज 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। सीक्वेंस थी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जिसमें हमने 20 तक ये फिल कर लिया। 2 4 प्लस 6 10 हो गया, प्लस 2 12 हो गया, 18 एंड 20 तक हम ये फिल कर चुके हैं। 3
3D में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3D इसमें फिल होगा, जिसमें आप 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पुट कर सकते हो। सो इससे पहले आर्गन फिल हो चुका है और 4s2। अब 4s2 पहले फिल हो चुका है, हमें 3D को फिल करना है। फिलिंग का ऑर्डर तो यही है, लेकिन जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप शेल वाइज लिखते हैं, तो आपको लिखना पहले 3D है फिर 4s है, जबकि फिल हो चुका है, लेकिन 4s को बाद में लिखना है क्योंकि शेल वाइज हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। So this becomes 3D1. Titanium is 3D2. Vanadium is 3D3. Now, chromium is an exception. इसमें 3D5 हो जाता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके ही ऐड होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 2 ऐड हो रहे हैं कि यहां से एक लेना है, ठीक है। लेकिन टोटल अब मैंगनीज के पास तो टोटल 25 ही होंगे, तो इसका भी 3D5 रहता है, लेकिन इस बार 4s में 2 चले जाएंगे, ठीक है। Then comes 26. This is argon, 3D6, 4s2. Cobalt is argon, 3D7, 4s2. Nickel is argon, 3D8, 4s2. Copper is again the exception, जिसमें होना चाहिए थे 3D9, 4s2, मगर ये हो जाता है 3D10। हम आई गेस आपने 25 तक तो किया होगा। एक क्रोमियम की एक्सेप्शन थी कि क्रोमियम में 3D5, 4s1 होता है, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगी। वैसे इसकी स्टेबिलिटी है इतना बता दिया था। और इसमें 3D5, 4s2। आयरन में इट इज 3D6, 21 to 30 with exceptions, chromium, copper. ये वीडियो नहीं हो। ओके, सो क्रोमियम और कॉपर इसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगी, इनके आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, देखो जो ये क्रोमियम है इसमें ये कहता है कि आपके पास 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको डेलिबरेटली म्यूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे अगर फिर डिस्टरबेंस आती है तो मैं कनेक्ट टूट जाता है, ठीक है। तो 3D5, 4s1 है आपके पास। अगर ये 3D4, 4s2 होता तो उससे ज्यादा बेहतर ये माना गया, बिकॉज इसमें एक तो सिमेट्री है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। दूसरी चीज है इसमें एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ऑर्बिटल्स, अपनी जगह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, वो जंप करते रहेंगे एक दूसरे की जगह पर, जिससे क्या होगा ये एनर्जी लूज करेंगे और इसी लॉस से स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। क्योंकि जब भी कोई एनर्जी लूज करता है
उसके पास अगर एनर्जी कम होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है चीज। तो क्रोमियम भी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से अपनी एनर्जी लूज करता है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक्सचेंज एनर्जी क्या है? जैसे अगर मान लो आपके पास, पहले तो इसके पास ये 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और इनको अगर आपस में अपने ऑर्बिटल्स एक्सचेंज करने थे तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या, ये इसके साथ कर सकता था, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये इधर और इधर एक्सचेंज कर लेता और ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 एक्सचेंजेस हो सकते थे अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसने 4s में से भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में पुट करके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर लिए। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दोनों आपस में टोटल 10 एक्सचेंजेस कर सकता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो दो रीजंस होते हैं क्रोमियम और कॉपर के ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करने के। एक है सिमेट्री, जो कि आप देख रहे हो सबके पास एक एक अनपेयर्ड हो गया है, और दूसरी है एक्सचेंज एनर्जी, जो कि क्रोमियम की नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होती है। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं यहाँ पर आपके लिए बना रही थी पीरियोडिक टेबल जब तक कनेक्शन लूज हुआ था। इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि जो सीक्वेंस आप यहाँ देखते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जो मैंने कहा 30 तक आप याद कर लीजिए। आपको इससे फिर बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे चल रही है। यहाँ पर ये तो देखो, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये दोनों एक्चुअली तीन इसकी जो व्हाट यू से डीमेरिट्स हैं वो ये है कि हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन अभी तक वो एनॉमलस है, वो पक्की नहीं है कि हाइड्रोजन को यहाँ पर ही रखना है। उसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दैट इज सिमिलर टू एल्किली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस, दोनों की तरह वो बिहेव करता है। तो फिर उसको हेलोजेंस के आगे भी रखा जा सकता था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिवली पॉजिटिव मेटल मेटल नहीं सॉरी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, तो उसको ग्रुप 1 के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, मोरोवर वो सबसे छोटा है तो पहली जगह भी उसको मिल गई है, तो उस हिसाब से उसको सबसे पहले रख दिया गया है। लेकिन वो डिजर्व नहीं करता ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ प्लेस करना भी, क्योंकि वो एक मेटल नहीं है। बाकी सारे ग्रुप 1 के एल्किली मेटल्स हम उनको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन कोई एल्किली मेटल नहीं है, वो एक गैस है, लेकिन फिर भी उसको वहां पर प्लेस कर दिया गया है। सेकेंड कॉर्नर पे आपको उधर मिलती है हीलियम की एक्सेप्शन। अब वो रहा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक उसको बोला जाता है जिस भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में आएगा, वो पी ब्लॉक का होता है। ठीक है, जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हाइड्रोजन का तो एस में गया, हीलियम 1s2 होता है तो उसको तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पर रख दोगे S2 वाले उसमें तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट हो गया, अगेन वो नहीं बिहेव करता वैसे, वो क्योंकि फुली फिल्ड है, उसकी फर्स्ट शेल फुली फिल्ड है, तो वो इनर्ट बिहेव करता है, इसीलिए नोबल गैसेस के ऊपर उसको रख दिया गया है। ठीक है, तीसरी जो एनॉमली भी आती है पीरियोडिक टेबल में वो है, आप कभी पीरियोडिक टेबल देखोगे दो लाइन आपको नीचे को मिलेगी। इस पीरियोडिक टेबल का मकसद था कि हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दें कि हमें एक जैसे एलिमेंट्स का पता चल जाए कि अच्छा इस लाइन में जो भी लोग हैं वो सारे एक तरह, ये फैमिलीज हैं, फैमिली में सब सिमिलर सा बिहेवियर रखते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जिसको आप पढ़ोगे एनॉमलस बिहेवियर, वो फर्स्ट मेंबर सबसे डिफरेंट होगा, अदरवाइज एक फैमिली में सब थोड़ा सा सिमिलर बिहेव करते हैं। जैसे ये पूरी फैमिली है एल्किली मेटल्स की, ये एल्किलिन अर्थ मेटल्स की, इसमें सब में एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबका वेलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसमें सब में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। ठीक है, लेकिन एस के बाद यहाँ पर तो 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, तो 1s तो ये हो गया, उसका 1s2 उधर जा रहा है, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया। अब ये 2s है, लेकिन यहाँ पर बीच में गैप है,
क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक है, डी सब शेल, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जितनी शेल उतनी सब शेल, तो फर्स्ट में तो सिर्फ एस होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी और डी तीनों होता है। तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि फर्स्ट में ठीक है, सेकंड में या अब थर्ड में 3s दिख रहा है, 3p दिख रहा है, लेकिन 3d नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? वो तो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर है 3d, तो वो क्यों गया नीचे? क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम होती है। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्यों कम होती है, वो मैंने आपको बताया था। ये एनर्जी n+l रूल से गवर्न होती है। एल की वैल्यू मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये फिक्स्ड होती है एस पी डी एफ के लिए। ठीक है, तो अगर आप 3d और 4s को कंपेयर करो, इसका n है 3 और l d के लिए होता है 2, तो इसका n+l है 5, लेकिन इसमें n है 4 और l है 0, तो ये हो गया 4s का 4। ठीक है, अब मतलब 3d की ज्यादा, ये n+l ज्यादा है 3d का, इसका मतलब 3d की जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है। तो हम जब एनर्जी वाइज इसको फिल कर रहे हैं तो हमें 4s को पहले फिल करना पड़ता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। यही सीक्वेंस आपको यहाँ में मिलेगी कि ठीक है 3s मिला, 3p मिला, फिर आपको 4s मिलेगा पहले, फिर आपको 3d मिलेगा। अब इसको याद करने का, इस तरीके से लिंक करने का क्या फायदा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कहीं पर भी प्लेसमेंट आप उसकी याद रखोगे, आपको पता होगा कि पहले यहाँ 4s आता है फिर 3d। अब यही सीक्वेंस आप एक 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 करके बढ़ा लो, अगर ये याद हो गया, जो 30 तक करना ही पड़ेगा, तो मतलब 5s फिर 4d, 6s फिर 5d, 7s फिर 6d, तो मतलब जिसका एस है उससे एक कम का डी मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में। लेकिन पी सेम सेम है, यहाँ पर 1 में तो पी होता ही नहीं है। ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s, ये 4p, ये 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p, लेकिन d एक कम का है, 4s के बाद 3d, 5s 4d, 6s 5d एंड 7s 6d। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियर नहीं होगा, मैं आपको इसको इरेज करके बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये 5s 6s के बाद 5d था, 7s के बाद 6d था। अब बहुत ही ये जो फेमस नेम्स है लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के, ये जो दो लाइनें नीचे हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है लैंथेनम और एक होता है एक्टीनियम। ठीक है, लेंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स जो होते हैं इनको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम के बाद, लेंथेनम नहीं है ये, लेंथेनम ऊपर ही है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये जो बाहर है लेंथेनम के फॉलोइंग, यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का गैप होता है, 57 से 71 वो गुम मिलेंगे आपको यहाँ पर, 57 के बाद 71 वो गुम मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 102 तक गुम मिलेंगे, 103 से मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो 14 एलिमेंट्स लेंथेनम के बाद वाले और 14 एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद वाले गायब हैं, वो नीचे प्लेस्ड है एफ ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इनको मैच नहीं करती थी। तो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, आप अगर वो ऑफ प्रिंसिपल को पूरा सीक्वेंस में लिखोगे तो आपको वही सीक्वेंस यहाँ पर मिल जाएगी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और आपने जो किया कि एक जो एस है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए एस में यहाँ पर दो लाइंस हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसीलिए पी की यहाँ पर आपको 6 रोज मिल जाएंगी। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर डी में 10
रोज मिल जाएंगी। ठीक है, दिस इज ग्रुप 1 2, ये डी का 3 से लेके 12 तक डी का चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 3 to 12 डी ब्लॉक है। और ये 13 14 15 16 17 18, 13 to 18 जो है वो पी ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका थर्ड ग्रुप में आता है। लेंथ नोट्स का आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसको विजुअलाइज करना है ताकि आपको क्वांटम नंबर समझने में भी इजी हो और फिर पीरियोडिक टेबल में भी वो आराम से अप्लाई हो सके। ठीक है, सो आपने की कॉन्फ़िगरेशन, आपको पूरे 118 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन सेकंड चैप्टर में लास्ट वाले पेज पे मिल जाएगी क्वांटम नंबर्स के बाद, तो कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और रहा ये चीज, इसमें अब शेल का जो 7 पीरियड्स आपने पीरियोडिक टेबल में देखे वो शेल है। ठीक है, एसपीडीएफ मैंने आपको 4 ब्लॉक्स बता दिए पीरियोडिक टेबल में, वो सब शेल्स और उनके ऑर्बिटल्स उसी से आप लिंक कर सकते हो। मैंने एस ब्लॉक बताया जिसमें दो आपके पास लाइंस थी, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल और उसमें एक ऑर्बिटल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसकी स्पिन हमेशा आप ऐसे ड्रॉ करते हो, एक आप ऊपर को बनाते हो एक नीचे को बनाते हो, तो ऐसे ऑपोजिट स्पिन उनकी हो पाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर मेरे पास 5D है तो इसका मतलब वो ये जो नंबर है ये शेल का नंबर होता है, तो n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब आपको वैसे ही पीरियोडिक टेबल में आपको डी जो मैंने मार्क करके बताया आपको याद होना चाहिए कि अच्छा उसमें 10 लाइनें थी, मतलब डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपको दिमाग में रख लेना है साथ में ही। तो एन अगर 5 है, मुझे तो एल चाहिए। अब एल का जनरल फॉर्मूला होता है 0 to n-1, मतलब 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि n अगर 5 है, ये n-1 5-1 मतलब 4 तक ये हो सकता है, जिसको अगर मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो 5 में g तक सबशेल हो सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा गया कि क्या हो सकता है, मुझे यहाँ d से डेफिनेटली पता है कि यहाँ पर l की वैल्यू 2 होगी, मुझे बाकी सारा करने की जरूरत नहीं है। वो तब करने की जरूरत है अगर वो पूछे कि अच्छा n अगर 5 है तो l की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, या फिफ्थ शेल में कौन कौन से सब शेल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास 5 के साथ d दिया हुआ है, दैट मीन्स वो स्पेसिफिक है कि d है तो l की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू फिक्स्ड है, 2 होती है। तो L अगर 2 है, अगर मुझे इसमें M पूछा है तब आप इसमें -L2 + L लगा के इसमें -2 -1 0 +1 +2 ये बनाते। ठीक है, ये इसका आंसर आता है, जिसमें क्या 5 वैल्यूज आई, जो मैंने आपको बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल में वैसे ही भी दिमाग में रखना, उसको देखना। डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप में वो 3 से 12 तक थे, तो ये है वो 5 ऑर्बिटल की वैल्यूज। -2, ये हर एक ऑर्बिटल के लिए एक वैल्यू होती है। आप इसमें पढ़ते हो डी में आगे कि डी के 5 ऑर्बिटल जो है ना, उनके सबके अलग अलग नाम हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, x² - y² और dz², ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के। ठीक है, जिसके लिए फिक्स्ड वैल्यूज इसमें भी होते हैं, पर उतना हमें नहीं बोला गया है कि आपको याद रखना है, हमें सिर्फ इतना है कि ठीक है वैल्यूज 5 है, 5 ऑर्बिटल्स उसके हो सकते हैं, अदरवाइज वैल्यूज भी फिक्स्ड होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे रिवर्स में दे दिया कि मेरे को वो बनाना है जिसमें n मेरे पास 4 है और l मेरे पास 0 है, m भी मेरे पास 0 है, तो बताओ इसका सिंबल बताओ। ठीक है, तो n अगर 4 है तो सिंबल में नंबर तो 4 ही आएगा। l 0 किसके लिए होता है, s के लिए, तो ये 4s, सिंबल तो इतना ही दिया जाता है। मुझे, मैंने आपको बताया m का जो वैल्यू वैसे उसकी होती है, s के लिए तो कोई फर्क नहीं, वो 4s ही रहेगा, लेकिन बाकियों के लिए फिक्स्ड वैल्यू है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे अगर आप ये करते हो px के लिए, ये pz के लिए,
और ये पी वाई के लिए से वैल्यूज फिक्स्ड होती है, ठीक है। वैसे ही जो डी की है वो भी फिक्स्ड होती है, पर यहाँ पर अगर आपको सिंबल बताना है तो आपको पहली दो भी काफी है, ठीक है। ये 4s होगा। अगर मुझे बोला n यहाँ पर 5 है, l 1 है, तो बस ये दोनों ही काफी हैं मुझे ये बताने के लिए कि ये 5p होगा। नंबर ऑफ शेल 5 है और l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, तो ये होगा 5p। फिर आपसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर मेरे पास n 5 है, l 4 है, m -3 है, और एक केस में n 5 है, l 5 है और n -3 है, आप बता सकते हो कि ये क्या इसमें से अगर मेरी ये a ऑप्शन है और ये मेरी b ऑप्शन है, इसमें से which one is possible? कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है? मुझे कौन बताएगा? who's Ramanpreet? Ramanpreet from medical. Not in the class? Okay. Never mind. Who is Ekampreet? हाँ जी, कौन सा पॉसिबल है? बोलो। क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने आपको ये वैल्यूज दी हैं कि एक में मेरे पास n की वैल्यू n 5 है, l 4 है और m -3 है। दूसरे केस में n 5 है, l भी 5 है और n बताना है कि इसमें से क्या ये दोनों पॉसिबल है या कोई एक पॉसिबल है, एक नॉट पॉसिबल है। और इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगा के आपको देखना है कि क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है जी। Not possible. Which one is not possible? A या B? इनमें से एक पॉसिबल है, एक नहीं है। आपको बताने कौन सा पॉसिबल है। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अब बताओ नहीं है पॉसिबल। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? L should be 0 to n -1. That should be less than. Okay, very good बेटा, बैठो। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको देखना है कि कोई चीज पॉसिबल है कि नहीं। तो n और l कभी भी सेम नहीं हो सकते वैल्यूज। फॉर्मूला क्या है कि n जितना भी है l कितना होगा 0 to n -1। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे बाकी फॉर्मूलाज करके भी आपको देखना है कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। जैसे एक अनदर फॉर्म है इसकी कि अगर मान लो n 5 है, l 4 है, m इसमें -4 है, और दूसरे केस में n 3 है, l 2 है और m इसमें -3 है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, अब फर्स्ट टू जज करोगे तो n जितना है l उससे छोटा पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर भी n बड़ा है, l उससे छोटा पॉसिबल हो सकता है। मगर जब आप m पे आते हो, m क्या होता है? m होता है -L2 + l। तो ये -4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये -2 + 2 तक ही हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे।
फिर अच्छा, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हो जैसे आज मैंने जो बताई, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आपके पास है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर वो पूछे कि मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एल जो है वो 0 है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। अब L0 किसके लिए होता है? एस सब शेल के लिए। तो एस में कौन है? ये है और ये है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हुआ आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स है जिनके लिए L0 है। ओके फाइन। अब अगर वो पूछे कि इन इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी प्लस हाफ स्पिन हो सकती है। ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन हैव प्लस हाफ स्पिन? तो क्या है कि जैसे अगर आपके पास 1s है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक की प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ। इसकी भी प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ। इसमें वैसे वो इलेक्ट्रॉन की कोई भी स्पिन हो सकती है, प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, हम वो डिटरमिन नहीं कर सकते। सो यू कैन राइट इज कि इसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो 1s और 2s में है, इनकी तो प्लस हाफ है, इसकी कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, वैसे जनरली वो ऐसे पूछते हैं जिसमें ऑड नंबर ना हो, इवन होंगे तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों हो सकते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये कोई डेफिनेट नहीं है कि अगर आप इसको बनाओ तो प्लस हाफ ही उसको लिखोगे, वो कोई भी हो सकती है। हम अज्यूम कर लेते हैं, पर हम नहीं बता सकते कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की कौन सी वाली स्पिन है। बस ये बताते हैं कि एक की प्लस हाफ होगी तो दूसरे की डेफिनेटली माइनस हाफ होगी। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास जब भी आपको किसी भी एलिमेंट से, स्पेशली जो 21 से 30 वाले आएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो कैसे निकालना है? जैसे मान लो आपके पास आयरन है, दिस इज 26, आर्गन 3d6 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अगर आपको Fe2 पॉजिटिव आयन, जिसको हम कई बार ये लोग वर्ड यूज करेंगे डाइवेलेंट आयन, अगर मुझे बनानी है, विच मीन्स 2 वैलेंसी वाली आयन, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव होता है। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 4s first, then 3d। ठीक है, तो पहले आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हो। अब इसमें से तो 2 ही निकालने थे, तो ये बन जाएगा आर्गन 3d6। लेकिन अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो ओके, तो अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, Fe3 पॉजिटिव बनाना है, तो ये 3d6 4s2 में से कैसे करोगे? 2 तो यहां से निकालने, एक यहां पर 3d6 से निकलेगा, मगर उसको आप जब ऑर्बिटल में ऐसे शो करोगे, तो जैसे ये है, उसके पास होता है 3d6 4s2, तो पहले आप ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, फिर ये थर्ड वन ये नहीं होगा, आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन वो होगा जो सबसे लास्ट में पेयर्ड होगा, जिसकी पेयरिंग सबसे लास्ट में हुई होगी। तो हमारा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है वो पेयर्ड वाला हो। ठीक है, और फिर ये दिखेगा कैसा? आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 3d में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s इसका खाली होगा, 3d5 4s 0।
ठीक है, ये होता है एटम से आयन बनाना। ठीक है, चलो आपने पर इस बार कुछ भी प्रैक्टिस घर से नहीं किया था, प्लीज क्वांटम नंबर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, पर प्लीज पढ़ के आना, पहले मैं पूछूंगी जैसे आज किया वैसे हम पूछेंगे, जो भी नेक्स्ट टाइम जो इस टाइम हमने किया वो नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। ठीक है, ओके बाय बच्चा, टेक केयर।